पांचवी कक्षा की हिंदी पाठशाला। नमस्ते बच्चों, आज हम भीषण की दिलेरी नामक एक नया पाठ पढ़ेंगे। बच्चों अपनी रिमझिम पुस्तक का पेज नंबर 118 118वां पेज ले लीजिए। भीषण की दिलेरी। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का भीषण घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म में लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। भीषण पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। भीषण सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। भीषण जहाँ खड़ा था वही चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहाँ से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। भीषण अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई। एकाएक भीषण को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। भीषण ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। भीषण वही घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। भीषण जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यही तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो भीषण ने उसे पकड़ लिया। भीषण ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़। भीषण वैसे तो कंटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज़ आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन भीषण नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक भीषण कंटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तभी भीषण को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। भीषण के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों के आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ थी। भीषण उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा।
उसकी कमीज़ की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज़ फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल कर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और उसके कारण फिसलन भी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। तो बच्चों, आज हमने बिशन की दिलेरी पाठ का पहला आधा हिस्सा पढ़ा है। इसके साथ ही आज की यह कक्षा पूरी हुई। धन्यवाद बच्चों।